दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। अब सुनिए उपन्यास देवदास का 8वां अध्याय। देवदास। वो रात उसने कलकत्ता के ईडन गार्डन की एक बेंच पर बैठकर बिताई। ये बात नहीं है कि उसे बहुत अधिक मानसिक कष्ट हो रहा था या यातना से उसका हृदय फटा जा रहा था। न जाने कैसी एक शिथिल उदासीनता धीरे धीरे उसके हृदय में जमा हो रही थी। अगर नींद में ही लकवा मार जाए तो फिर नींद टूटने पर जिस तरह उस अंग को खोजने की कोशिश पर आदमी का अधिकार नहीं रहता और चकित विस्मित मन जल्दी से यह तय नहीं कर पाता कि जन्म से उसका साथ निभाने वाला और सदा का विश्वस्त साथी टटोले जाने पर उसका उत्तर क्यों नहीं देता, और उसके बाद धीरे धीरे ये समझ में आता है कि वो अंग अब हमारा नहीं रह गया है। ठीक उसी तरह देवदास भी समझता जा रहा था कि मेरे संसार को अकस्मात लकवा मार गया है और अब उससे सदा के लिए मेरा संबंध विच्छेद हो गया है। अब उस पर मिथ्या क्रोध और मान करना शोभा नहीं देगा। पुराने अधिकार की बात सोचना भी भूल होगी। उस समय सूर्योदय हो रहा था। देवदास उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि कहां जाऊं। अचानक उसे अपने कलकत्ता वाले बासे की याद आ गई। वहां चुन्नी लाल है। वो उधर ही को चलने लगा। रास्ते में उसने 2 बार धक्का खाया। ठोकर खाकर उसने अपनी उंगली लहूलुहान कर ली। लड़खड़ाकर एक आदमी के ऊपर गिर रहा था जिसने शराबी समझकर उसे धकेल दिया। इस तरह घूमता घूमता दिन के अंत में भटकता हुआ वो अपने बासे के दरवाजे पर आ पहुंचा। उस समय चुन्नी लाल सज धज कर बाहर घूमने के लिए निकल रहा था। देवदास को देखकर बोला, अरे क्या देवदास है? देवदास चुपचाप देखता रहा। कब आए? तुम्हारा मुंह सूखा हुआ है। स्नान भोजन आदि कुछ नहीं हुआ है? अरे ये क्या? देवदास रास्ते पर ही बैठा जा रहा था। चुन्नीलाल हाथ पकड़कर अंदर ले गया। अपने पलंग पर बैठाकर उसने शांत करके पूछा, देवदास आखिर बात क्या है? कल घर से आया हूं। कल? तो फिर दिन भर कहां रहे और रात भर कहां रहे? ईडन गार्डन में। क्या पागल हो गए हो? हुआ क्या है बताओ तो सही। सुनकर क्या करोगे? न बताओ। अच्छा पहले खा पी लो। तुम्हारा असबाब कहां है? कुछ भी साथ नहीं लाया। अच्छा जाने दो, चलो पहले खा लो। उस समय चुन्नी लाल ने देवदास को जबरदस्ती कुछ खिला पिलाकर और अपने बिस्तर पर सोने का आदेश देकर दरवाजा बंद करते हुए कहा, जरा सोने की कोशिश करो, मैं रात को आकर तुम्हें उठा दूंगा। ये कहकर चुन्नी लाल उस समय चला गया। रात को लगभग 10 बजे लौटकर उसने देखा कि देवदास बिछौने पर गहरी नींद में सो रहा है। उसे जगाए बिना खुद एक कंबल खींचकर चटाई बिछाकर वो सो गया। सारी रात बीत गई पर देवदास की नींद नहीं खुली। यहां तक कि सवेरा होने पर भी वो नहीं जागा। दिन के 10 बजे वो उठ बैठा और बोला, चुन्नी बाबू तुम कब आए? बस अभी आया हूं। तुम्हें किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। देवदास ने कुछ देर तक उसके मुंह की ओर देख कर कहा, चुन्नी बाबू मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या मेरी कुछ मदद करोगे? चुन्नी लाल हंस पड़ा। वो जानता था कि देवदास के पिता बहुत बड़े जमींदार हैं, इसलिए हंसकर बोला, मैं मदद करूं? अच्छी बात है। जब तक तुम्हारी इच्छा हो यहां रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। चुन्नी बाबू तुम्हारी आमदनी कितनी है? भाई मेरी आमदनी बहुत ही मामूली है। घर पर कुछ जमीन जायदाद है, उसे अपने बड़े भाई के पास गिरवी रखकर यहां रहता हूं। वे महीने में 70 रुपए के हिसाब से मेरे पास भेज देते हैं। इससे तुम्हारा और मेरा खर्च आराम से चल जाएगा। तुम घर क्यों नहीं जाते? चुन्नी लाल ने कुछ मुंह फेर कर कहा, इसमें बहुत सी बातें हैं। देवदास ने फिर और कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद भोजन के लिए पुकार हुई। तब दोनों स्नान और भोजन समाप्त करके फिर कमरे में आ बैठे। चुन्नी लाल ने पूछा, क्यों देवदास, पिता के साथ कुछ झगड़ा किया है क्या? नहीं। और किसी के साथ? देवदास ने फिर उसी प्रकार कह दिया, नहीं। इसके बाद चुन्नीलाल को सहसा एक और बात याद हो आई। उसने कहा, ओहो तुम्हारा तो अभी तक ब्याह ही नहीं हुआ। देवदास कुछ कहे बिना दूसरी ओर मुंह फेर कर लेट गया। थोड़ी देर में चुन्नीलाल ने देखा कि देवदास सो गया है। इस तरह सोते सोते और भी 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन सवेरे देवदास स्वस्थ होकर उठ बैठा। जान पड़ा कि उसके मुख पर से वो काली छाया मानो बहुत कुछ दूर हो गई है। चुन्नीलाल ने पूछा, आज स्वास्थ्य कैसा है? अब लगता है बहुत कुछ अच्छा है। अच्छा चुन्नी बाबू रात को तुम कहां जाते हो? आज चुन्नीलाल कुछ लज्जित हुआ, बोला, हाँ जाता तो हूं, लेकिन उस बात का जिक्र क्यों करते हो? अच्छा आजकल तुम कॉलेज क्यों नहीं जाते? मैंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है। चुन्नीलाल चुप हो गया। देवदास ने फिर पूछा, कहां जाते हो मुझे बताओगे नहीं? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा।
चुन्नीलाल ने देवदास के मुख की ओर देखकर कहा, देवदास तुम क्या जानो, मैं कोई अच्छी जगह नहीं जाता। देवदास ने मानो मन ही मन कहा, अच्छी और बुरी जगह व्यर्थ की बात है। फिर बोला, चुन्नी बाबू मुझे अपने साथ न ले चलोगे? चुन्नीलाल ने कहा, मुझे क्या दिक्कत होगी देव बाबू, फिर भी यही कहूंगा कि ना चलो तो ही अच्छा है। नहीं, मैं जरूर चलूंगा, अगर अच्छा ना लगेगा तो फिर ना जाऊंगा, लेकिन तुम तो सुख की आशा से रोज ही उधर को मुंह किए रहते हो। कुछ भी हो चुन्नी बाबू, मैं अवश्य चलूंगा। चुन्नीलाल मुंह फेर कर कुछ हंसा और मन ही मन बोला, मेरी बला से। फिर प्रकट में बोला, अच्छा भाई चलना। तीसरे पहर धर्मदास सब सामान लेकर आ पहुंचा। देवदास को देखकर वो रोने लगा और बोला, देव भैया आज 3-4 दिन से मां कितना रो रही है। क्यों भला, तुम बिना कुछ कहे सुने क्यों चले आए? ये कहकर उसने एक पत्र निकाला और देवदास के हाथ में देकर कहा, यह मां की चिट्ठी है। चुन्नीलाल भीतरी बात जानने के लिए उत्सुक होकर देखता रहा। देवदास ने पत्र पढ़कर रख दिया। मां ने घर आने के लिए आदेश और अनुरोध किया है। घर भर में केवल वही ऐसी हैं जिन्होंने देवदास के अचानक घर से गायब हो जाने के कारण कुछ अनुमान किया था। उन्होंने धर्मदास के हाथ चोरी से बहुत से रुपए भेजे थे। धर्मदास ने उन्हें देवदास के हाथ में देते हुए कहा, देव भैया घर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लौट जाओ। रात को दोनों मित्र खूब सज धज कर घर से बाहर निकले। इन सब बातों की ओर देवदास की प्रवृत्ति तो नहीं थी, लेकिन चुन्नीलाल किसी तरह एक ही बात पर राजी हुआ कि बिल्कुल मामूली कपड़े पहनकर न चला जाए। रात के 9 बजे किराए की एक गाड़ी चितपुर के एक 2 मंजिले मकान के सामने आकर खड़ी हो गई। चुन्नीलाल ने देवदास का हाथ पकड़कर भीतर प्रवेश किया। मकान मालकिन का नाम था चंद्रमुखी। उसने आकर स्वागत किया। अब तो देवदास का सारा शरीर जल उठा। वो खुद नहीं जानता था कि इधर कई दिनों से वो बिल्कुल अज्ञात रूप से नारी शरीर की छाया से भी विमुख हो रहा था। चंद्रमुखी को देखते ही उसके हृदय के अंदर छिपी हुई प्रबल घृणा दावाग्नि की तरह भड़क उठी। उसने चुन्नीलाल की ओर देखकर और भौहें चढ़ाकर कहा, चुन्नी बाबू तुम मुझे किस कमबख्त जगह पर ले आए हो? देवदास के तीखे स्वर और दृष्टि से चंद्रमुखी और चुन्नीलाल दोनों ही स्तब्ध रह गए। दूसरे ही क्षण चुन्नीलाल ने अपने आप को संभालते हुए देवदास का एक हाथ पकड़कर कोमल स्वर से कहा, चलो चलो अंदर चलकर बैठें। देवदास ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो कमरे के अंदर जाकर जमीन पर बिछे हुए बिछौने पर बहुत ही दुखी भाव से सिर झुकाकर बैठ गया। चंद्रमुखी भी चुपचाप बैठ गई। नौकरानी चांदी के हुक्के पर तमाकू चढ़ाकर ले आई। देवदास ने उसे छुआ भी नहीं। चुन्नीलाल भी मुंह भारी किए हुए चुपचाप बैठा रहा। नौकरानी की समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, इसलिए अंत में वो चंद्रमुखी के हाथ में हुक्का देकर चली गई। हुक्के के 2-1 कश खींचने के बाद देवदास ने तीखी दृष्टि से उसके चेहरे की ओर देखते हुए सहसा बहुत ही घृणा के साथ कहा, कैसी असभ्य और देखने में कैसी श्रीहीन मालूम होती है। इससे पहले चंद्रमुखी को कोई कभी बातचीत में छका नहीं सका था। उसे अप्रतिभ करना बहुत ही कठिन काम था, लेकिन देवदास की ये आंतरिक घृणा से भरी कठोर टिप्पणी उसके अंतःकरण के भीतरी भाग तक जा पहुंची। क्षण भर के लिए वो स्तब्ध सी रह गई। इसके कुछ ही क्षण बाद 2-3 बार हुक्के की गुड़गुड़ाहट का स्वर तो उभरा, लेकिन चंद्रमुखी के मुख से धुआं बाहर नहीं निकला। तब चुन्नीलाल के हाथ में हुक्का देकर उसने एक बार देवदास के चेहरे की ओर देखा। इसके बाद वो चुपचाप बैठी रही। तीनों ही आदमी चुप थे। सिर्फ हुक्के की गुड़गुड़ाहट हो रही थी, लेकिन वो भी मानो बहुत ही डरते डरते। मित्र मंडली में कोई तर्क उठने पर जब अचानक व्यर्थ का झगड़ा हो जाता है, सब लोग चुपचाप अपने मन ही मन फूलते रहते हैं और क्षुब्ध अंतःकरण से झूठ मूठ कहते रहते हैं, यही तो। उसी प्रकार वे तीनों ही मन कह रहे थे, यही तो। ये बात कैसे हो गई? जिस प्रकार भी हो, तीनों में से किसी को भी शांति नहीं मिल रही थी। चुन्नीलाल हुक्का रखकर नीचे उतर गया। जान पड़ता है उसे और कोई काम ढूंढने पर भी नहीं मिला, इसलिए कमरे में दोनों आदमी बैठे रहे। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, तुम रुपए लेती हो? चंद्रमुखी सहसा कोई उत्तर न दे सकी। आज उसकी अवस्था 24 बरस की है। इन 9-10 वर्षों में कितने ही विभिन्न प्रकृति वाले लोगों के साथ उसका घनिष्ठ परिचय हुआ है, लेकिन ऐसा विलक्षण आदमी उसने एक बार भी नहीं देखा। उसने कुछ इधर उधर करके कहा, आपके चरणों की धूल जब मेरे मकान में आ पड़ी है। देवदास ने बात समाप्त नहीं करने दी, बीच में ही वो बोल उठा, चरणों की बात नहीं पूछता, रुपए लेती हो ना? हाँ, लेती क्यों नहीं? ना लूं तो हम लोगों का काम कैसे चले? बस रहने दो, ज्यादा नहीं सुनना चाहता। ये कहकर देवदास ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक नोट निकाला और उसे चंद्रमुखी के हाथ में देते हुए चलने को कदम बढ़ाया। ये भी नहीं देखा कि कितने रुपए का नोट है। चंद्रमुखी ने विनीत भाव से कहा,
क्या इतनी जल्दी चले जाएंगे? देवदास ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बाहर बरामदे में आकर खड़ा हो गया। चंद्रमुखी के मन में एक बार आया कि ये रुपए लौटा दूं, लेकिन न जाने कैसे एक प्रबल संकोच के कारण वो लौटा न सकी। जान पड़ता है उसे कुछ भय भी हुआ। इसके सिवा उन लोगों को अनेक प्रकार की लांछनाएं, फटकारें और अपमान आदि सहने का अभ्यास भी होता है। इसलिए वो निर्बाक निस्पंद होकर चौखट पर खड़ी रही। देवदास सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सीढ़ी पर ही चुन्नीलाल से भेंट हो गई। उसने चकित होकर पूछा, देवदास कहाँ जा रहे हो? बासे की तरफ जा रहा हूं। ये क्यों? देवदास और भी 2-3 सीढ़ियां उतर गया। चुन्नीलाल ने कहा, चलो मैं भी चलता हूं। देवदास ने पास आकर और उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो थोड़ा ठहरो, जरा ऊपर हो आऊं। नहीं, मैं जाता हूं, तुम बाद में आना। देवदास चला गया। चुन्नीलाल ने ऊपर आकर देखा कि चंद्रमुखी तब भी उसी प्रकार चौखट पकड़े खड़ी है। उसे देखकर बोली, तुम्हारे दोस्त चले गए? हां। चंद्रमुखी ने अपने हाथ का नोट दिखाकर कहा, ये देखो, लेकिन अगर ठीक समझते हो तो लेते जाओ, अपने दोस्त को लौटा देना। चुन्नीलाल ने कहा, वो अपनी इच्छा से दे गया है, मैं वापस क्यों लेके जाऊं? इतनी देर बाद चंद्रमुखी कुछ हंस सकी, लेकिन उस हंसी में भी आनंद नहीं था। वो बोली, अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि हम लोग रुपए लेते हैं, इससे नाराज होकर दे गए हैं। क्यों चुन्नी बाबू, क्या ये आदमी पागल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आज कई दिन से उसका मिजाज ठीक नहीं है। कुछ जानते हो क्यों मिजाज ठिकाने नहीं है? नहीं जानता, शायद घर पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो यहां लाए क्यों? मैं तो नहीं लाना चाहता था, वो खुद ही जबरदस्ती आया था। इस बार चंद्रमुखी को सचमुच ही बहुत आश्चर्य हुआ। पूछा, खुद ही जबरदस्ती आए थे, सब कुछ जानबूझकर? चुन्नीलाल ने कुछ सोचकर कहा, और नहीं तो क्या, सब कुछ तो जानता है, मैं कोई धोखा देकर थोड़ा ही लाया था। चंद्रमुखी पहले तो कुछ देर तक चुप रही, फिर न जाने क्या सोचकर बोली, चुन्नी बाबू, तुम मेरा एक उपकार करोगे? क्या? तुम्हारे मित्र कहाँ रहते हैं? मेरे पास ही। उन्हें फिर किसी दिन यहां ला सकते हो? मालूम होता है कि नहीं ला सकूंगा। इससे पहले भी वो कभी ऐसी जगह नहीं आया और शायद अब आगे भी ना आएगा। लेकिन उसे क्यों बुलाना चाहती हो? चंद्रमुखी ने कुछ म्लान हंसी हंसकर कहा, चुन्नी बाबू, जैसे भी हो एक बार बुलाकर उन्हें फिर ले आओ। चुन्नीलाल हंसा। उसने आंख दबाकर कहा, क्या फटकार खाकर प्रेम जाग गया है? चंद्रमुखी भी हंसी, बोली, बिना देखे ही नोट देकर चले जाते हैं, इसे नहीं समझे? चुन्नीलाल चंद्रमुखी को बहुत कुछ पहचान गया था। सिर हिलाकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, नोट फोट की लालची और ही होती हैं, तुम उनमें से नहीं हो। लेकिन असल बात क्या है, कहो तो? चंद्रमुखी ने कहा, सच बात तो यह है कि उनसे कुछ मोह हो गया है। चुन्नीलाल को विश्वास नहीं हुआ, हंसकर बोला, बस इन्हीं 5 मिनटों के अंदर? अब चंद्रमुखी भी हंसने लगी, बोली, उसे होने दो, जब उनका मन ठिकाने हो तब एक बार फिर लाना, उन्हें एक बार फिर देखूंगी। ले आओगे ना? कह नहीं सकता, तुम्हें मेरे सिर की कसम। अच्छा, देखा जाएगा। कल सुनिए उपन्यास देवदास का अगला अध्याय। धन्यवाद।